बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो बटा हमारा टॉपिक है वो है लेंसेज। तो आज हम लेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे कि लेंस की डेफिनेशन क्या है, ये दिखने में कैसा होता है, इसकी जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, और इसके साथ जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेट करती हैं उन टर्म्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है। और लास्ट पे हम डायग्राम देखेंगे, इसकी रे डायग्राम, कि जब लाइट इसमें से पास करती है लेंस में से तो वो किस तरह जब वो रिफ्रैक्ट होती है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैंने कुछ पहले से लिख रखा है ताकि मेरा टाइम ज़ाया ना हो। तो बात करें अगर हम डेफिनेशन की, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। कि लेंस जो है ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब वो रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, हैविंग टू साइड्स, जिसकी दो साइड्स होती हैं, वन ऑफ विच मस्ट बी कर्व्ड। उन दोनों साइड में से, उन दोनों सरफेसेस में से एक जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए? कर्व्ड होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए। अगर आप इसकी डेफिनेशन में गौर करें, इसकी डेफिनेशन में लफ्ज आता है रिफ्रैक्टिंग मीडियम। अब यहाँ से एक मिरर और लेंस में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ गया कि मिरर जो है, मिरर और लेंस में क्या फर्क है, ये भी नोट कर ले सबसे पहले। तो मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है कि मिरर जो है, मिरर जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। उस पर जब लाइट को फॉल किया जाता है या उस पर लाइट फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है वहां से। तो मतलब वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। लेकिन जो लेंस होता है, लेंस एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। रिफ्रैक्टिंग मीडियम मतलब जब इसके ऊपर लाइट आगे फॉल करेगी, कोई भी लेंस होगा, तो क्या होगा कि वहां पर लाइट उसमें से पास कर जाएगी। रिफ्रैक्शन के रूल्स, रिफ्रैक्शन के जो कवानीन है वो वहां पर लागू होंगे। क्लियर? तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर। सो मिरर follows the laws of reflection and lens follows lens follows the law of refraction। क्लियर हो गया? तो ये रिफ्रैक्शन के कवानीन को यूज करते हुए इमेज बनाता है, और मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन के कवानीन को फॉलो करते हुए इमेज बनाता है। ठीक हो गया? ये फर्क भी आपने नोट कर लेना है। तो डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी है कि ऐसा रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी दो साइड्स होती हैं, और उन दोनों साइड में कम से कम एक साइड, वन ऑफ विच वन ऑफ विच मस्ट बी कर्व्ड स्फेरिकल। कि दोनों सरफेसेस में से एक सरफेस का कम से कम कर्व्ड होना जरूरी है, स्फेरिकल होना जरूरी है। ओके हो गया? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अगर इसकी टाइप्स की। ठीक है बच्चों, इसकी मेन दो ही टाइप्स होती हैं। ठीक है। एक को बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, एक को बोलेंगे कॉनकेव लेंस। अब जो मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाई हुई है, इसमें इसकी दोनों सरफेसेस क्या है? कर्व्ड है। ये भी सरफेस कर्व्ड है और इसकी ये वाली सरफेस भी कर्व्ड है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली इसकी सरफेस कर्व्ड है और ये वाली इसकी सरफेस कर्व्ड है। तो लिहाजा इसकी दोनों ही सरफेसेस कर्व्ड हैं, इसलिए इसको बोलेंगे बाई बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉनकेव लेंस, या इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस और इसको बोलेंगे डबल कॉनकेव लेंस। ठीक है। बाई का मतलब दो, तो दो का मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों सरफेसेस कैसी हैं? इसकी कर्व्ड है। डबल मतलब दोनों ही सरफेसेस, डबल इसकी जो सरफेसेस है वो कैसी हैं? कर्व्ड है। या इसको बोलेंगे इक्वी इक्वी कन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉनकेव लेंस। ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? बाई बाई कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव लेंस या इक्वी कॉनकेव लेंस। इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस के भी यही आएगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई डबल कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस।
क्लियर बच्चों? तो ये जो है ये इसकी दो मेन टाइप्स कहलाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी और क्लासिफिकेशन भी होती है। अच्छा, क्लासिफिकेशन में जाने से पहले अगर हम इसके एक और डिफरेंस अगर नोट करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या है। ये भी आपको सवाल पेपर में कई बार आ चुका है कि कन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में डिफरेंशिएट करें, इन दोनों में डिफरेंस लिखें। ठीक है, क्योंकि दोनों लेंस जो होते हैं, जो लेंस होते हैं ये दिखने में एक जैसे होते हैं। अगर हम इसका फ्रंट व्यू लें, ठीक है, अगर हम लेंस का फ्रंट व्यू लें तो फ्रंट व्यू से ये दोनों लेंस आपको सेम दिखाई देंगे। ठीक है, सेम आपको दिखाई देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाना चाहूं तो अगर हम इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो फ्रंट व्यू से हमें ये दोनों ऐसे कर्व्ड ऐसे सर्कल फॉर्म में दिखाई देंगे। तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि इसमें से लेंस जो है वो कनकेव कौन सा है और कन्वेक्स कौन सा है। तो पहचान के लिए हम क्या करना पड़ेगा, उन दोनों लेंस को साइड से देखेंगे। तो ये जो हम डायग्राम बनाते हैं तो ये उसका साइड व्यू होता है, ना कि फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू से आप नहीं पहचान पाएंगे कि कन्वेक्स लेंस कौन सा है और कनकेव लेंस कौन सा है। तो ये साइड व्यू है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास साइड व्यू। इसी तरह ये वाला जो लेंस है ये भी इसकी जो है वो साइड व्यू है। ठीक हो गया। अब इस साइड व्यू में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये जो लेंस होता है इसका जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, ये देखिए आप, इसका जो सेंट्रल पार्ट है ये आपको मोटा दिखाई दे रहा है। ठीक, ठीक हो गया। तो इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है हमारे पास, ये क्या होता है, थिक होता है। थिक इन सेंटर। ठीक हो गया बच्चों, थिक इन सेंटर। तो ये सेंटर से थिक होता है। अगर हम इसके किनारों की बात करें, ये किनारे इसके, ये वाले किनारे, तो किनारे इसके पतले हैं, तो ये हमारे पास होगा थिन एट एजेस। ठीक हो गया। ये किनारों से कैसा है, तो ये किनारों से पतला है। ठीक हो गया। और ये दरमियान से, सेंटर से मोटा है। ये इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका जो सेंट्रल पार्ट है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो कैसा है, थिन है। तो ये होगा थिन इन सेंटर। और इसके किनारे कैसे हैं, किनारे इसके मोटे हैं, आएगा थिक एट एजेस। मैं सिर्फ थिक लिख देता हूँ। ठीक हो गया बच्चों। तो ये डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस दरमियान से मोटा होता है और किनारे इसके पतले होते हैं, जबकि कॉनकेव लेंस जब वो दरमियान से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। ठीक होता है। ठीक हो गया बच्चों। इस तरह या वो डिफरेंस आपको आना चाहिए। अब हम मजीद आगे चलते हैं। इसका दूसरा डिफरेंस ये होगा, पहला डिफरेंस। ठीक है, डेफिनेशन भी आप इसको डेफिनेशन में, डेफिनेशन जो है वो भी आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने डेफिनेशन, ये वैसे डेफिनेशन भी आप इसकी बना सकते हैं। जो इसकी जो साख्त है ना, ये मैंने कंस्ट्रक्शन आपको बताई है कि दिखने में कैसा होता है, ये इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है। और दूसरा, लाइट के लिहाज से भी इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि लाइट जब इसमें से पास करेगी तो ये किस तरह लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। वो क्या क्यों होता है वो मैं जब डायग्राम की तरफ जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस क्यों है। क्योंकि जब लाइट इसमें से आगे इस पे फॉल करती है तो ये तमाम लाइट रेज को एक पॉइंट पे जाके मिला देता है, जिस वजह से इसका नाम जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है। लेकिन ये क्या करता है, जब इसके ऊपर आगे लाइट फॉल करती है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये उसी तमाम लाइट रेज को आपस में फैला देता है, स्प्रेड आउट कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो जिस वजह से इसका दूसरा नाम जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये भी आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में क्या डिफरेंस है, ये आपको डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो मैं दो तीन आपको डिफरेंस बता दिए हैं, आप उसको नोट कर लें वीडियो पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं मोर क्लासिफिकेशन की। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये मैंने वो कॉन्वेक्स लेंस बनाए हैं, और जो राइट हैंड साइड पे है ये मैंने कॉनकेव लेंस बनाए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी भी दो सरफेसेस है। इसमें से एक सरफेस इसकी है प्लेन,
और दूसरी सरफेस इसकी है बच्चों कर्व्ड है। ठीक है, जो कर्व सरफेस है ये कॉन्वेक्स है और दूसरी सरफेस है ये वाली प्लेन सरफेस कहलाएगी। लिहाजा इस लेंस का नाम होगा प्लेन कॉन्वेक्स। ठीक है, इसकी एक सरफेस कैसी है, प्लेन, तो प्लेन होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, प्लेनो मतलब इसकी एक सरफेस प्लेन है, कॉन्वेक्स मतलब क्योंकि ये सेंटर से क्या है, मोटा है और किनारों से कैसा है, पतला है। तो हर कॉन्वेक्स लेंस की यही साख्त होगी, यही कंस्ट्रक्शन होगी कि वो हमेशा सेंटर से मोटा रहेगा और उसके किनारे कैसे रहेंगे, थिन रहेंगे, पतले रहेंगे। अब अगर इसी के पैरेलल में कॉनकेव लेंस की बात करूं, तो कॉनकेव लेंस के अंदर भी अगर आप देखें दो सर्फेसिस है, एक प्लेन सरफेस है और दूसरी कर्व सरफेस है। तो प्लेन प्लेनो हो गया, ठीक है, और इसकी एक सरफेस जो है वो अंदर की तरफ झुकी हुई है, केव बना हुआ है ना, अंदर की तरफ झुकी हुई है, केव है, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। ठीक हो गया, ये उसकी दूसरी साइड होगी। तो हर तरह का जो कॉनकेव लेंस होगा वो हमेशा सेंटर से कैसा रहेगा, पतला रहेगा और किनारों से कैसा रहेगा, मोटा रहेगा। यस, दरमियान से पतला और किनारों से कैसा है, मोटा है। क्लियर। अब इसकी दूसरी एक तीसरी जो टाइप है वो भी देख ले। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये दरमियान से मोटा है और किनारों से पतला है, एक चांद की तरह शक्ल इसकी बनी हुई है। ठीक है, तो चूंकि ये अंदर की तरफ ऐसे झुका हुआ है, ये अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो ये बन गया कॉनकेव। कॉनकेव, कॉनकेवो। और क्योंकि ये दरमियान से पतला है और सेंटर से मोटा है तो लिहाजा कॉन्वेक्स आएगा। ठीक है, ये जो दूसरा नाम होगा ना, लास्ट वाला नाम, यानी ये वाला जो लास्ट वाला नाम होगा, ये मेन उसका यही फंक्शन है। ठीक है, जब इस पे लाइट आगे फॉल करेगी तो जिस तरह जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस बिहेव शो करता है, वैसे ही ये लेंसेज जो है वो अपना बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, आफ्टर ऑल जो रिजल्ट आएगा ना, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कन्वर्ज ही होगी, तो कन्वर्ज ही होगी, इस तरह से इसका नाम जो है वो एंड पे हमने क्या रख दिया, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये जो कॉन्वेक्स है ये इसकी जो है वो प्रॉपर्टी बिहेवियर की वजह से इसका नाम जो है वो कॉन्वेक्स है, आखिरी वाला। और जो पहला नाम है ये उसकी साख्त के लिहाज से है, इसकी साख्त में आता है प्लेन और इसकी साख्त में आता है कॉनकेव। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, इसकी साख्त में यहाँ पे प्लेन आता है। ठीक है, और इसका आफ्टर ऑल जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, कॉनकेव की तरह आएगा, यानी कि जब इसके ऊपर लाइट आगे फॉल करेगी, किसी भी तरह के कॉनकेव लेंस में आके लाइट फॉल करेगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हमेशा डाइवर्ज ही होगी। लिहाजा ये जो है इसका आखिरी जो नाम है इसका फैमिली नेम है। ठीक है, जो ये काम करता है, एक्चुअल जो काम करता है लेंस। इसी तरह अगर आप लास्ट वाला देखें तो ये भी अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो ये बनेगा कॉनकेवो। कॉनकेवो, और चूंकि ये दरमियान से पतला है और किनारों से मोटा है तो लिहाजा ये बनेगा कॉनकेव। तो कॉनकेवो कनकेव। ठीक हो गया, तो ये इसकी जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशन हो गई है। ये आप इनके नाम और इनकी शक्लें याद रखेंगे, शक्लें भी आपको बनाने के लिए आ सकती हैं, एमसीक्यूज के अंदर आपको आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको आ सकती हैं, मुश्किल नहीं है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लेंस बनाने आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बनाने आने चाहिए हर लिहाज से। ओके बच्चों, तो ये था थोड़ा सा लेंस के बारे में इंट्रोडक्शन, कि लेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, मेन डिफरेंस क्या है और फर्दर उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। क्लियर हो गया बच्चों, तो यहां तक आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो नोट कर लिया आपने। अब आगे हम शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, कि लेंस के साथ जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी रिलेट करती हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। जैसे अगर आपको याद हो, प्रिंसिपल एक्सिस में मिरर के अंदर हमने क्या देखा था कि ऐसी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिलाती थी। अब पहले थोड़ा सा मिरर को अपने माइंड में लेकर आए। ठीक है, मिरर स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट था। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट था जिसकी अंदरूनी या बैरूनी सरफेस जब वो रिफ्लेक्ट करती थी, और उस बैरूनी या अंदरूनी सरफेस का जो मिड पॉइंट होता था वो पोल, और पोल के सामने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इन दोनों को मिलाने पर जो लाइन बनती थी उसको हमने नाम दिया था प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, फर्क सिर्फ इतना है
कि जो लेंस होता है, ये जो लेंस होता है ये भी स्फेरिकल शेप का ही एक सेक्शन होता है। ठीक है, जैसे मिरर भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का ही एक सेक्शन था, इसी तरह जो लेंस होता है ये भी एक स्फेरिकल स्फीयर का ही एक सेक्शन होता है। लेकिन फर्क ये होता है कि ये दो स्फेरिकल शेप्स से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे अगर आप डायग्राम में दे सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप है और ये हमारे पास एक स्फेरिकल मीडियम है, तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से, दोनों के मिलने से ये हमारे पास लेंस जो है वो इसकी वजूद में आता है। क्लियर हो गया। इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स है, इन दोनों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का ये वाला सेक्शन है और ये वाला सेक्शन, इन दोनों सेक्शन को मिलाकर ये वाला लेंस बना है। ठीक है, तो दोनों डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो लेंस होता है वो बेसिकली दो स्फीयर्स का सेक्शन होता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का सेक्शन होता है। मिरर एक स्फेरिकल बॉडी का सेक्शन था, हिस्सा था, लेकिन लेंस जो है ये दो स्फेरिकल बॉडीज का हिस्सा है। तो अगर दो स्फेरिकल बॉडीज का हिस्सा है तो फिर दोनों स्फेरिकल बॉडी के सेंटर्स जो होंगे वो, उनको मिलाने से जो लाइन वजूद में आएगी वो लाइन बेटा कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब यह है कि जो लेंस होता है उसके दो सेंटर्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अभी मैं नोट भी करूंगा यहाँ पे आगे जाके। ठीक है, फिर से सफियर जो मिरर होता है, मिरर का एक ही सेंटर होता है। लेकिन अगर हम लेंस की बात करते हैं, क्योंकि लेंस जब वो दो स्फेरिकल बॉडीज का हिस्सा होता है तो लिहाजा लेंस के दो सेंटर्स होते हैं। कोई भी लेंस आप पकड़ लें, ठीक है, आप ये अगर कन्वेक्स लेंस है ना, ये दरमियान से मोटा है, किनारे से पतला है, तो ये कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस के भी दो सेंटर्स हो गए और कॉनकेव लेंस के भी दो सेंटर्स हो गए। ये सबसे पहले आपने बात नोट करनी है। हम एंड पे जाके थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूं, लेंस हैज टू, लेंस के दो होते हैं। क्या पहली बात यह है, हमने यहां से क्या सीखा, लेंस हैज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया बच्चों। मिरर का एक ही सेंटर होता है लेकिन लेंस के दो सेंटर होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, ये मैंने वैसे नीचे लिखा भी हुआ था कि ईच ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज अ सेक्शन ऑफ स्फीयर। ठीक है, कि लेंस की जो दोनों सरफेसेस होती हैं वो स्फेरिकल, वो स्फीयर का एक सेक्शन होती है। ठीक है, लेंस की ये दोनों सरफेसेस जो होती हैं वो कोई ना कोई स्फीयर का एक सेक्शन होती है। ठीक हो गया, ये मैंने बात यहाँ पे लिखी है। अब इन दोनों सेंटर्स को, ठीक है, ऐसी लाइन जो दोनों सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को मिलाने से बनती है, उस लाइन को हम बेटा नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बनाऊं, इन दोनों को मिला दूं सेंटर्स को, ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह अगर बात करते हैं कॉनकेव लेंस के केस में, तो कॉनकेव लेंस में भी दोनों सेंटर्स को मिला दूंगा आपस में, तो दोनों सेंटर्स को मिलाने से ये जो लाइन बनेगी मेरे पास, ये भी लाइन कौन सी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। क्लियर हो गया बच्चों। तो डेफिनेशन इसकी मैंने लिखी हुई यहाँ पर पहले से, द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, के दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर के दरमियान से उसमें से पास होने वाली जो लाइन है ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया बच्चों, कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली जो, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। ओके, आगे मूव करते हैं। अब अगर इसके दो सेंटर्स हैं तो सोचें रेडियस कितने होंगे लेंस के। यस, तो रेडियस भी दो ही होंगे। क्यों दो होंगे, एक इस सर्कल का रेडियस और एक इस सर्कल का रेडियस, दो रेडियस हो गए। इसी तरह यहाँ पर बात करें कॉनकेव लेंस के मामले में, तो कॉनकेव लेंस भी चूंकि दो ही सरफेसेस का हिस्सा है, तो लिहाजा इस सरफेस, इस स्फीयर का रेडियस प्लस इस स्फीयर का रेडियस, तो इसका रेडियस भी कितने हो गए बच्चों, दो हो गए। ठीक है,
सेंटर्स को मैंने C1 और C2 लिख दिया हुआ है। रेडियस बनाऊंगा तो रेडियस कहां से कहां तक मेजर करूंगा, सेंटर से लेकर ये जो सरफेस है राइट वाली सरफेस यहां तक का जो फासला होगा वो रेडियस कहलाएगा। इसी तरह C2 से लेकर ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस है यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, फासला होगा, वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो यस, तो क्योंकि किसी भी सर्कल का, किसी भी स्फीयर का रेडियस हर जगह पे सेम होता है, तो लिहाजा यहाँ से लेकर यहाँ तक माप ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले ले, तो सारे रेडियस कैसे होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कहलाएगा R1, अगर ये पहला स्फीयर है। ठीक हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो, तमाम रेडियस कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। लिहाजा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेडियस होगा, ये क्योंकि सेकंड स्फीयर का है, लिहाजा इसको बोलेंगे R2। क्लियर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बच्चों कितने हो गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 2 हो गए। यस, लेंस हैज 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया बच्चों, तो लेंस के 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक हो गया। एक मैंने और इसकी जगह छोड़ी है, वो मैंने आगे जाके बताऊंगा, फोकस के फोकस भी 2 होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन आगे जाके समझाऊंगा कि फोकस 2 क्यों होते हैं, बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। समझने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि फोकस भी 2 होते हैं। ओके हो गया बच्चों, तो 2 टर्म्स हमारे पास हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में आपको समझ आ गई कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सेंटर से लेकर लेंस की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि स्फीयर का जो सेंटर होगा, जिस लेंस जिस स्फीयर का हिस्सा है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अगली जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम सी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, ओ से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है डेफिनेशन कि वो डेफिनेशन है क्या। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ध्यान में रखिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस पर, आप पूरा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर वो कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है। कैसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट कि जिसमें से जब लाइट रे आके फॉल करती है तो वो बगैर बेंड हुए सीधी पास कर जाती है, अनडेविएट रहती है। फिर से, ऐसा पॉइंट कि जिस पर जब लाइट रे आके फॉल करती है तो वो बिना डेविएट हुए सीधे पास कर जाती है, उस पॉइंट को, उस लेंस का हम सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर नाम देंगे। क्लियर हो गया बच्चों। तो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी भी हुई है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस। अब ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये आपको क्लियर कर देता हूं कि ये किस लेंस के लिए बात हम कर रहे हैं। ठीक हो गया, ओके। तो पहले हम थोड़ी सी डायग्रामिकली समझ लेते हैं कि हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ऑप्टिकल सेंटर में से जब भी लाइट फॉल करेगी, जब भी लाइट फॉल करेगी तो वो बिना डेविएट हुए सीधे पास कर जाएगी। किसी भी एंगल पे आप इस पॉइंट के ऊपर आप लाइट को आके फॉल करते हैं तो लाइट जो है वो हमेशा क्या करेगी, अनडेविएट रहेगी। ठीक हो गया। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस के लिए, तो कॉनकेव लेंस का सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लाइट को आगे फॉल करवाते हैं यूं, तो ये लाइट जब वो सीधी गुजर जाएगी, ऐसे हो गया, ये लाइन, ये लाइट रे सीधी गुजर जाएगी। क्लियर हो गया। इस तरह आप जो मर्जी जिस मर्जी एंगल पे आप लाइट रे को ऐसे फॉल करवाते जाएं तो ये क्या होगा, ये अनडेविएट होते हुए सीधी पास कर जाएगी। तो इस पॉइंट को बेटा हम क्या नाम देंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे ऑप्टिकल सेंटर। सो द पॉइंट
on the principal axis through which light travel in a straight path. Light travels undeviated. That such point of lens is called optical center. लेकिन ये जो डेफिनेशन मैंने बोली है कि लाइट जब वो बगैर डेविएट हुए सीधे पास कर जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ उन लेंसेज के लिए है, ये इन लेंसेज के लिए डबल बाई कॉन्केव लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्केव लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये सिर्फ इन लेंसेज के लिए है, ये भी याद रखिएगा। मैं पहले डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्चुअल डेफिनेशन है अ पॉइंट on the principal axis through which light ray passes undeviated। ठीक हो गया। अनडेविएट होते हुए जो लाइट है वो क्या कर जाती है, अनडेविएट होते हुए पास होती है, बिना मुड़े वो पास हो जाती है। लेकिन ये डेफिनेशन याद रखिएगा, ये डेफिनेशन ओनली फॉर डबल लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉनकेव लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉनकेव लेंस, ये सिर्फ इन लेंसेज के लिए है जिनके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स बराबर होंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज ये डेफिनेशन इन लेंसेज के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि इनका सेंटर जो है वो लेंस के सेंटर पे लाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर लेंस के दरमियान में भी हो सकता है, लेंस की सरफेस पे भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है। तो लेंस के सेंटर में ही होगा। ये किस लेंस के लिए बात हो रही है, ये बात हो रही है इस तरह के लेंस के लिए, डबल बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव लेंस के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर वो लेंस आपने प्लेनो यूज किया है, ठीक है, या आपने कॉनकेवो या कॉनकेवो आपने यूज किया है, तो फिर ये उस लेंस के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि उनके सेंटर्स, ऑप्टिकल सेंटर जो है वो सरफेस पे भी हो सकते हैं, लेंस के बाहर भी लाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि वो रहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये बात कॉमन है। ठीक है, चाहे वो ये वाला लेंस हो चाहे वो ये वाला लेंस हो, तो ऑप्टिकल सेंटर रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेकिन वो आपका सेंटर में हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो आपका क्या होगा, सरफेस पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन रहेगा वो कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आ रही है, ये सारी टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, खास तौर पर ऑप्टिकल सेंटर, और अब जो आगे आने वाली है ये नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है और फोकल लेंथ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस, फोकस नाम से जाहिर है कि एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाना या एक ही जगह से आती हुई मालूम होना, वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। कह रहे हैं यार फोकस करो, यार बोर्ड पे फोकस करो, फोकस ऑन द बोर्ड, मतलब एक जगह पे अपनी नजर को जमाए रखो। ठीक है, तो लेंस भी यही काम करते हैं कि लेंस में से जब लाइट को लाइट लेंस के ऊपर फॉल करवाई जाती है, तो वो लेंस क्या करते हैं, वो लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं या करते हैं। तो वो जो पॉइंट है जहां पे वो इकट्ठा करते हैं लाइट रेज को, उसी पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस। ठीक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लाइट रेज, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मैंने दो कॉन्वेक्स लेंस क्यों बनाए हैं, वो इस पॉइंट को समझाने के लिए, जो मैंने एक खाली पॉइंट छोड़ा था ना, ये मैंने लिखा था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैंने बोला था कि दो इसके फोकस होते हैं, वो दो फोकस होते हैं, उनको समझाने के लिए मैंने आपको ये बनाया है। ठीक है, कि फोकस जो है वो किधर बन सकता है, आया कि वो लेफ्ट पे बनेगा या वो राइट पे बनेगा, वो भी हम देख लेते हैं। ओके, अगर हम इसके ऊपर रेज को फॉल करवाता हूं,
अच्छा, इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर है? ये इसका ऑप्टिकल सेंटर इसके सेंटर में है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के वो लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो बिना डेविएट हुए सीधे पास कर जाएगी। तो हम एक रे बनाते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर में से सीधी पास कर रही हो, यूं। ठीक हो गया, ये वाली लाइट रे। अब इसी तरह एक और लाइट रे बनाते हैं जो कि इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनफाइनाइट दूर से आने वाली रेज कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। जैसे सन से रेज आती हैं, तो सन से आने वाली जो रेज हैं वो हमारे पास कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ओके, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगा? अब इसका थोड़ा सा जो मैकेनिज्म है ना, इस लेंस की थोड़ी सी मैकेनिज्म को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसी लेंस को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, ये देखें, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसके ऊपर मैं लाइट को अगर आके फॉल करवाता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने लाइट रे को आके फॉल करवाया। अब जिस पॉइंट पे आके फॉल करवाया है वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, ठीक है। नॉर्मल ड्रा करेंगे, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल होता है 90 का एंगल होता है, ये हमारे पास 90 का एंगल हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रे है वो एयर में है और वो कहाँ पे जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो एयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। एक्चुअल पाथ इसका क्या है? एक्चुअल पाथ इसका ये ऐसा होना था। ये रेड वाली जो लाइन है ये इसका, ये वाली मैं पाथ बना रहा हूँ, ये इसका एक्चुअल पाथ है। इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन जब ये लेंस में आती है तो लेंस में आने से ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ये वाली जो लाइन है ये नॉर्मल की लाइन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और ऐसे हो जाएगा, अपने आप को ऐसे कर लेगी। ठीक हो गया। अब जब वो यहां पर आएगी, अब यहाँ पे वो बाहर आना चाहती है, रेयर मीडियम में आना चाहती है, डेंजर से रेयर मीडियम में आना चाहती है। अगेन हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे इस सरफेस के ऊपर। सरफेस कौन सी है? ये छोटी सी हम सरफेस लेंगे, ये वाली। इसके ऊपर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल होता है 90 का एंगल, ठीक है। ये हमारे पास हुआ नॉर्मल। अब बाहर आते हुए यानी कि रेयर मीडियम में जब आएगी तो वो, इसका एक्चुअल पाथ क्या था? इसका एक्चुअल पाथ है इसका, ये सीधा जाना चाहिए था इसको। ये इसका एक्चुअल पाथ है, मैं बड़ा बना दिया, ठीक है। लेकिन ये अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर हट जाएगी? नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी। अब इस पूरी डायग्राम में देखें कि एक पैरेलल रे आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन मुड़ गई, ठीक है। एक्शन देखिए, एक्शन क्या हो रहा है। ये मैंने जो व्यू, ये जो मैं लेंस का हिस्सा बनाया है, ये मैंने ये वाला लेंस का हिस्सा बनाया, ऊपर वाला लेंस का हिस्सा। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ऊपर वाला लेंस का हिस्सा बनाया है। अब जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से में क्या होगा? अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो नीचे वाले हिस्से में क्या होगा? जब ये लाइट रे इधर आएगी, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रा किया, ऐसे नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ऐसे बाहर आएगी, फिर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करूंगा, बाहर आएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ऐसे हट जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाले हिस्से में जब लाइट रे आई और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ गई, और ये जो रे आई थी, ये रे आई और ये इधर मुड़ गई। मतलब कि जो कन्वेक्स लेंस है, जब ये लाइट रे इसमें से आएगी तो ऊपर वाली ऐसे मुड़ जाएगी, नीचे वाली ऐसे मुड़ जाएगी। समझ आया एक्शन? ठीक है। फिर से ये दोनों लाइट रे आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन यूं हो गई। तो यही चीज हम यहां पे बनाते हैं। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यूं, आफ्टर रिफ्रैक्शन यूं, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस लेंस ने तमाम लाइट रेज को क्या कर दिया? एक पॉइंट पर मिला दिया। एक पॉइंट पर मिला दिया मतलब कन्वर्ज कर दिया। यस, यही मैंने शुरू में आपको नाम बताया था कि कन्वेक्स लेंस जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों है वो आपको पता चल गया कि लाइट रेज को इसने एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर दिया है, मिला दिया है।
जिस तरह से हमने इसका दूसरा नाम क्या रख दिया, कन्वर्जिंग लेंस रख दिया। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि जो लेंस है उसने इस तमाम इंसिडेंट पैरेलल रेज को क्या कर दिया, एक पॉइंट पे मिला दिया। ये जिस पॉइंट पे मिलाया है इसी पॉइंट को बेटा हम नाम देंगे फोकस, एफ। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, फोकस का नाम देंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो लेंस है ना, ये लेंस की ये जो लेफ्ट लेफ्ट सरफेस है इसको मैं बोल देता हूं S1, पहली सरफेस, और ये दूसरी सरफेस है इसको मैं नाम दे देता हूं S2। अब क्यों नाम दे रहा हूं वो थोड़ा सा मजीद समझाने के लिए, फोकस को S2। इसी तरह नीचे वाली भी जो सरफेस ये वाली लेफ्ट वाली, इसको S1 समझ लें और ये S2 समझ लें। ठीक हो गया। अब दूसरे लेंस में मैं क्या करता हूं, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं, ऐसी जगह पे ऑब्जेक्ट को रखता हूं कि वहां से लाइट रे जब आएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो रही होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर हमने एक ऐसा पॉइंट चूज किया और देखा कि ये वाला वो पॉइंट है कि जब यहां से लाइट रे आ रही है, जब यहां से लाइट रे आती है तो लेंस में से पास होने के बाद ये क्या हो जाती है, बिकम पैरेलल, बिकम पैरेलल। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये आ रही थी, ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस देन सच पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। ये भी हमारे पास क्या पॉइंट कहलाएगा, ये भी पॉइंट फोकस कहलाएगा। अब सवाल ये है कि जैसे मैंने ऊपर बोला कि ये सरफेस S1 थी, ये वाली सरफेस हमारे पास S2 थी, तो जो फोकस होगा वो आया कि S2 के सामने बनेगा कि S1 के सामने बनेगा। तो आंसर है दोनों सरफेसेस के सामने बन सकता है। तो चूंकि दोनों सरफेसेस के सामने बन सकता है, इसका मतलब कि लेंस के फोकसेस कितने होते हैं, यस, लेंस के फोकस भी दो होते हैं। ये बात मैंने समझाने के लिए एक पॉइंट छोड़ा था। तो लेंस हैज टू फोकसेस, या फोकस कह दें, तो लेंस के दो फोकस होते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। लेकिन हमारे पास जो ज्यादातर इंपोर्टेंट डायग्राम है वो ये वाली है। ठीक है, क्योंकि नेचुरली जो लाइट रेज है वो कैसी आती हैं, किसी ऑब्जेक्ट से दूर से पैरेलल आती हैं। जैसे सूरज है, तो सूरज से जो लाइट रे आ रही है नेचुरली, वो किस अंदाज में आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो लिहाजा हम जब भी डायग्राम बनाएंगे कि लेंथ में से लाइट को आपने पास आउट करवाना है, तो हम ये वाली डायग्राम को ज़हन में रखेंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि फोकसेस भी दो होते हैं। उन दो फोकसेस को समझाने के लिए मैंने दो डायग्राम्स बनाई थी। अदरवाइज आपने इसी डायग्राम को फॉलो करना है। तो अगर आपसे पूछे कि रे डायग्राम बनाएं, कॉन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम बनाएं, रे डायग्राम से मुराद ये होता है कि उसमें जब लाइट रेज आती हैं तो वो किस तरह उसको वो रिफ्रैक्ट करवाता है, वो लेंस का बिहेवियर आपने डायग्रामिकली शो करना होता है। उस डायग्राम को हम बोलते हैं रे डायग्राम। ठीक है, तो ये रे डायग्राम आपने बनानी है। ऐसे तीन आप रेज बना दो या दो और रेज इसमें शो कर दो, डजंट मैटर। ठीक है, तो वो जितनी भी रेज पैरेलल आएंगी इसके अंदर, आफ्टर रिफ्रैक्शन they will converge at one point and that one point is called focus। ठीक है, इसको थोड़ा सा लेबल कर देते हैं कि ये वाली जो रेज आ रही है इसको हमने नाम दे दिया इंसिडेंट 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 पैरेलल इंसिडेंट पैरेलल रेज। ठीक हो गया, ये हमारे पास इंसिडेंट पैरेलल रेज है। और ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम देंगे, ऑप्टिकल सेंटर। आपने भी ऐसे ही डायग्राम को लेबल करना है। ठीक हो गया, और ये वाला पॉइंट आपको पता ही है फोकस कहलाएगा। ऊपर आपने ऊपर फोकस लिख दिया हुआ है, ब्रैकेट में भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको हम फोकस लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें, ये जो फोकस है, ये जो पॉइंट जहां पे लाइट कन्वर्ज हुई है, ये एक पॉइंट के ऊपर मिली, इस लाइन के ऊपर मिला है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर ये वाला फोकस बना है और इस लाइन का नाम हमने क्या रखा था, प्रिंसिपल एक्सिस रखा था।
ठीक है। तो चूंकि ये फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आगे बनता है, इसलिए इस फोकस का नाम है प्रिंसिपल फोकस। ठीक हो गया। इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल क्यों पड़ा? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि फोकस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बने। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे, ओवर एंड बिहाइंड दोनों बन सकता है। ठीक है। लेकिन ये एक स्पेशल केस है जिसपे प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनता है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, बट द फोकस मे बी ओवर द प्रिंसिपल एक्सिस या बिहाइंड द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ओके हो गया। इस लाइन को भी हम थोड़ा सा नाम दे देते हैं। इस लाइन को हम नाम देंगे प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक हो गया बच्चों। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये अब हमारी डायग्राम मुकम्मल हो गई है। ओके। ये दूसरी डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको दो फोकस समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अब इसी तरह कॉनकेव लेंस की भी आपको रे डायग्राम पूछी जा सकती है। ठीक है। कॉनकेव लेंस की रे डायग्राम भी पूछी जा सकती है। तो कॉनकेव लेंस की जो रे डायग्राम है वो भी आपको याद रखनी है। अब इसके ऊपर भी, इसके भी दो ही फोकस हो सकते हैं। ठीक है। फोकस जो है वो ये जो कर्व सरफेस है इसके सामने भी बन सकता है, और ये जो कर्व सरफेस है इसके सामने भी बन सकता है। लेकिन हमने केस कौन सा लेना है? नेचुरली जब लाइट रेज पैरेलल इसके ऊपर आगे फॉल करेंगी, तो जब लाइट रेज पैरेलल इसके ऊपर आगे फॉल करेंगी, जैसे ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारे पास ये पहली लाइट रे आ गई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है। ठीक है। एक ऊपर रे शो कर दें, एक नीचे रे शो कर दें। ठीक है। 3 शो कर दें, 5 शो कर दें, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप शो कर सकते हैं। तो एक रे मैं एक और शो कर देता हूं। मिसाल के तौर पर ये वाली रे ऐसे आ गई, और ये वाली रे जो है वो नीचे वाली ऐसे आ गई। ठीक है। अब इसका एक्शन क्या होगा देखें जरा। जब आपको मैंने बताया था ये वाला एक्शन, ये क्या करती थी कि पैरेलल रे आ रही थी तो ऊपर वाली सरफेस नीचे इसको कर देती है, और नीचे वाली सरफेस उसको ऊपर कर देती है, कन्वर्ज करती है। ये इसका उल्टा होगा। ये उसका उल्टा कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे है तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये लाइट रे को कैसे या वो करेगा। ठीक है। अब इसके ऊपर लाइट रे आके फॉल करेगी। ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि ये ऐसे ऊपर है ना, ये ऐसे नीचे आ रहा है। ये नीचे तंग है, ऊपर जाके खुल रहा है। ये नीचे तंग है, ऊपर जाके खुल रहा है। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर आगे लाइट फॉल करेगी तो क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पर ये लाइट इसके ऊपर आगे फॉल करती है, इंसिडेंट रे। अब इसके ऊपर हम इस सरफेस के ऊपर, छोटी सरफेस के ऊपर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर 90 एंगल पे लाइन। अब ये जो लाइट रे है इस नॉर्मल से दूर हटेगी या उसके करीब जाएगी? करीब जाएगी, क्योंकि आपको जो लाइट रे है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाने से क्या होगा? वो लाइट रे जो है वो उसकी तरफ एक्चुअल पाथ से हट जाएगी, और क्या होगा? थोड़ा सा इसकी तरफ ऐसे जाएगी, उधर थोड़ा सा ऊपर झुक जाएगी। अब यहाँ पे जब लाइट रे इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो हम यहाँ पे अगेन एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, और नॉर्मल ड्रा करने पर क्या होगा कि जो लाइट रे है जब बाहर आएगी रेड मीडियम में आएगी, तो रेड मीडियम में आने से वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो इसका एक्चुअल पाथ इसका क्या था? इसका एक्चुअल पाथ इसका था ये वाला। ठीक है। अब ये एक्चुअल पाथ से नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी? नीचे मतलब नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? तो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है। ऐसे चली गई। तो ये रे आई और ऐसे चली गई, ये वाली। ये रे आई और ये ऐसे चली जाएगी। अब इसी तरह अगर मैं नीचे बनाता हूं, ठीक है, नीचे वाली रे इधर ऐसे आएगी, ये क्या होगा? नॉर्मल, ये एक्चुअल पाथ से हट जाएगी और नॉर्मल की तरफ ऐसे झुक जाएगी थोड़ा सा। यहाँ पे फिर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो फिर नॉर्मल से दूर हट जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी नॉर्मल से दूर। तो नीचे वाली रे आई है और ये ऐसे मुड़ जाएगी। तो आप ये एक्शन देख सकते हैं कि ये रे आई है, ऊपर वाली ऊपर चली जाएगी, नीचे वाली नीचे चली जाएगी, ऐसे। ठीक हो गया। तो ये क्या हो रहा है? डाइवर्जिंग। तो यहां पर अगर हम शो करते हैं तो एक पॉइंट पहले से मैं यहाँ पे फिक्स करके रख लेता हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इसको मैं बोल देता हूँ। तो इसके बिल्कुल सीध में आपने उस रे को बनाना है।
ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास हो गया और इसको आपने इसके साथ ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देना है। ओके, इसी तरह यहां पर भी यूं, ठीक हो गया। और वो लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है वो सीधी गुजर जाएगी, ठीक हो गया। अब इस लेंस का बिहेवियर क्या है, ये लेंस क्या कर रहा है, तो ये लेंस लाइट रे को डाइवर्ज कर रहा है, ऊपर वाला कन्वर्ज कर रहा था, तो इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या कहलाएगा, डाइवर्जिंग लेंस, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो ये डाइवर्जिंग लेंस होगा, क्यों, आफ्टर रिफ्रैक्शन द पैरेलल रेज डाइवर्ज diverging from a point, that point is called on the principal axis is called focus। अब इसका फोकस जब वो यहां पर है, ठीक है, इसका सामने भी बन सकता है, और लेकिन हमें जो कंसर्न होगा वो इसी डायग्राम से ही कंसर्न होगा कि जब इसके ऊपर लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल डाइवर्ज। अब ये जो डाइवर्जिंग रेज है ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इस पॉइंट से आती हुई मालूम हो रही है, तो ये जिस पॉइंट से आती हुई मालूम हो रही हैं, इसी पॉइंट को बेटा हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, थोड़ी सी डायग्राम वाज़ेह बना देते हैं। ओके, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, फोकस। और चूंकि ये फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर बना है तो लिहाजा इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और ये जो रेज आ रही थी इसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट पैरेलल इंसिडेंट रेज, ठीक हो गया। और ये जो रेज है ये क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई है, ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस यहाँ पे नहीं मैं लिखता, सामने में लिख देता हूँ कि ये हमारे पास है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ये लेंस कौन सा था, ये लेंस हमारे पास था बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, सॉरी अपना कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स नहीं कन्वर्जिंग, दूसरा नाम हम देख रहे हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस। ओके हो गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस, और ये कहलाएगा बच्चों हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस। ओके हो गया। ओके, उसके बाद आखिरी जो टर्म रह गई थी वो बेटा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है जैसे आपने पढ़ा था मिरर में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस का नाम था फोकल लेंथ। यहां पर भी ऐसा ही होगा, यहां पर होगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर का बिहेवियर वैसा ही है जैसे मिरर में पोल का बिहेवियर होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मिरर में जो बिहेवियर पोल का होता है वैसा ही बिहेवियर यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर का होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन an ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास फोकस है और ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस कहलाएगा ये कहलाएगा फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसी तरह इस केस के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इस केस के अंदर हमारे पास होगा कि ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारे पास फोकस पॉइंट है, तो ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ये आ गया फोकस पॉइंट, इन दोनों के दरमियान ये वाला जो एंगल होगा, सॉरी ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे फोकल लेंथ।